नमस्कार दोस्तों, हम आज की क्लास में चौहान साम्राज्य के महान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे एक 11 वर्षीय बालक ने सिंहासन संभाला और अधिकांश राजस्थान व पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों के साथ दिल्ली और यूपी-एमपी के भी क्षेत्रों पर शासन किया और जिनके एक युद्ध हारते ही देश में इस्लाम शासन की नींव पड़ गई। इस महान शख्सियत का जन्म चौहान वंश में हुआ था। हम देखते हैं कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर या सपाटलक्स के क्षेत्रों में की थी और प्रारंभ में ये वंश इसी क्षेत्र के आसपास शासन करता था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे नागौर भी कहते हैं। इसी वंश में आगे चलकर अजयराज चौहान नाम के प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने पवित्र तीर्थराज पुष्कर से कुछ ही दूरी पर 1113 ईस्वी में गढ़बीटली पहाड़ी पर गढ़बीटली दुर्ग की स्थापना कर यहाँ अजमेर नगर बसाया। तब से चौहानों की राजधानी अजमेर हो गई थी। आगे चलकर इसी वंश में विग्रहराज चतुर्थ शासक हुए, जिनके काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहते हैं, जिन्होंने दिल्ली के तोमरों को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार किया था, लेकिन दिल्ली का राजकीय कार्य तोमरों के पास ही रखा था। इसी वंश में आगे चलकर 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जन्म हुआ था, जो कि अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान व माता कर्पूरी देवी के संतान थे। इनका जन्म इनके पिता के ननिहाल चालुक्यों की राजधानी अहिलपाटन गुजरात में हुआ था और वहीं इनका लालन पालन हुआ। लेकिन जब 1177 ईस्वी में इनके पिता सोमेश्वर चौहान की चालुक्यों द्वारा हत्या कर दी गई, तब यह 11 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी पर बैठे और इनके अल्पवयस्क होने के कारण इनकी माता कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका बनी। अब हम देखते हैं कि जब ये राजा बने तो चौहान साम्राज्य के चारों ओर इनके शत्रु राजाओं का ही शासन था, जो कभी भी इन पर आक्रमण कर सकते थे। इन समस्याओं से निपटने में इनके मुख्यमंत्री कदमवास व सेनापति भुवनमाल ने इनका पूरी निष्ठा के साथ साथ दिया। अब यदि देखा जाए तो इनके दक्षिण पश्चिम में चालुक्य नरेश भीमदेव सेकंड का शासन था और इनके दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल वंश के परमार्दिदेव चंदेल शासन कर रहे थे। तो इनकी उत्तरी पूर्वी सीमा पर कन्नौज के शासक जयचंद गेडवाल का शासन था। इसी के साथ इनके उत्तरी में गुड़गांव हिसार के क्षेत्रों में बडानक जाति भी उत्पात मचा रही थी, जो लूटपाट करने का काम करती थी और इनकी लूटपाट इतनी बढ़ गई थी कि ये अलवर भरतपुर के क्षेत्रों तक भी लूटपाट करने लगी थी। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय नीति को अपनाते हुए सर्वप्रथम 1181 ईस्वी में बडानकों के खिलाफ अभियान किया और उनके उत्पात को नियंत्रित किया। इसी क्रम में इनकी घायल सेना पर जब चंदेल शासक परमार्दिदेव चंदेल द्वारा हमला किया गया तो 1182 ईस्वी में महोबा या तुमुल के युद्ध में चंदेलों को भी परास्त किया गया। इस युद्ध में चंदेलों के सेनापति आलाउद्दीन की वीरता के गुणगान आज भी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद 1184 ईस्वी के आसपास चालुक्यों द्वारा नागौर पर अधिकार कर लिया गया। तब पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष चालुक्यों से हुआ, जिसमें कोई परिणाम न निकलता देख चालुक्य महामंत्री जगदेव ने चौहानों व चालुक्यों के मध्य मैत्री संधि स्थापित करवा दी। अब हम देखते हैं कि कन्नौज का शासक जयचंद गैडवाल भी पृथ्वीराज से दिल्ली के शासन को लेकर ईर्ष्या भाव रखता था। फिर कुछ समय बाद जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा, जिसमें पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति बाहर द्वार पर लगा दी।
लेकिन कहा जाता है कि संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, अतः उसने वरमाला बाहर मूर्ति के गले में डाल दी। तब पृथ्वीराज सेना के साथ आए और संयोगिता को अपने साथ ले गए। इस कहानी की प्रामाणिकता पर कुछ इतिहासकार संदेह भी व्यक्त करते हैं, अतः हम इसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं कर सकते। दोस्तों, हम ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी काल में गजनी के शासक मोहम्मद गोरी भी भारत पर पश्चिमी क्षेत्रों से अनेक बार हमला कर चुके थे, जिनमें 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा परास्त हुए थे, लेकिन गौरी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में हमले अधिक कर रहा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अधीन आते थे। और जब गौरी ने भटिंडा पर अधिकार कर लिया तो गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ की ओर से समर सिंह व दिल्ली की ओर से गोविंद राय शामिल हुए थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गौरी युद्ध छोड़कर पलायन कर गए, लेकिन पृथ्वीराज ने उनको जीवन दान देते हुए गौरी को जाने दिया और यही गौरी पुनः 1192 ईस्वी में सेना के साथ तराइन के मैदान में आ गया। लेकिन गौरी को पता था कि पृथ्वीराज की सेना बड़ी है, इसलिए वो जीत नहीं सकता। इस कारण उन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान को मैत्री संधि में उलझाते हुए एक दिन प्रातःकाल चौहान सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिसमें चौहान सेना व्यवस्थित नहीं थी और गौरी की कूटनीति के कारण पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हुई। दोस्तों, इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज की मौत पर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज इस युद्ध में मारे गए, तो इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई का कहना है कि गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया था, जहां पृथ्वीराज को प्रताड़ित किया गया और इनकी आंखें फोड़ दी गई थी। तब पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई की सहायता से शब्दभेदी बाण चलाकर गौरी की हत्या की थी। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज ने गौरी के अधीन अजमेर का शासन चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन गौरी के खिलाफ षड्यंत्र करने पर गौरी ने इनकी हत्या करवा दी और अजमेर का शासन इनके पुत्र गोविंदराज को दे दिया। गोविंदराज का शासन अजमेर पर 1194 ईस्वी तक रहा। फिर इनके चाचा हरिराज ने इनको यहाँ से हटा दिया। तो गोविंदराज ने रणथंभौर सवाईमाधोपुर में चौहानों की एक नई शाखा स्थापित की थी, लेकिन पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही भारत में स्थायी रूप से दिल्ली पर इस्लामी शासन की शुरुआत हो गई, जो कि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। लेकिन हम पृथ्वीराज की महानता को इस एक हार से कमतर नहीं आंक सकते। ये महान शासक होने के साथ ही विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। इनके दरबार में चंद्रबरदाई, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो, जयानक भट्ट, जिनकी रचना पृथ्वीराज विजय जैसे विद्वान थे, तो साथ ही जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, विद्यापति गोड जैसे विद्वान भी इनके दरबार की शोभा थे। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण पृथ्वीराज को राय पिथौरा यानी युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले और दल पुंगुल यानी विश्व विजेता जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, हमने आज की क्लास में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में जाना है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, हम अगली क्लास में फिर एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।